कुछ सब्सक्राइबर्स ग्लैंड फार्मा के ऊपर मेरा रिव्यू जानना चाह रहे थे और मैं इस पे वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं खुद अभी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं कर रहा और ना मेरा अभी रिसेंट में इसका कोई प्लान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी खराब है, ठीक है। ये स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक अच्छा है। और इवन अगर आप इसका रिसेंट न्यूज़ देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा अपने तेलंगाना प्लांट को एक्सपैंड भी कर रही है, जिसमें इन्हें 4 बिलियन रुपीज़ का खर्चा आने वाला है। तो जब कंपनी एक्सपेंशन कर रही है मतलब कंपनी अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रही है। और ये जो फॉल दिख रहा है ये फॉल मार्केट प्रेशर की वजह से है। और अभी आप किसी भी मार्केट में किसी भी फार्मा स्टॉक को देखेंगे तो वो नीचे ही जा रहा है। इवन आप अगर मार्केट लीडर को देखेंगे जो कि डिविस लैब, ये भी नीचे जा रहा है। इन लोगों ने तो अनाउंस भी कर दिया था कि इनके नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स खराब ही आने वाले हैं। तो लगभग देखा जाए तो सारे ही फार्मा स्टॉक्स नीचे चल रहे हैं और ये तो तब से ही गिरना शुरू हुआ था जब पूरा मार्केट गिरना शुरू हुआ था 2021 के मिड में। तो आपको इसमें इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पैनिक या फोमो ये दोनों इसमें आना नहीं चाहिए। ओके, आपको इसमें लेवल्स का वेट करना है, एक टर्न अराउंड का वेट करना है कि ये जो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं ये कैंडल्स कुछ इस तरह से घूमे, ठीक है, इस तरह से कुछ घूमे, तब आप इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये गिर रहा है बहुत तेज़ी से। चलिए हम लोग इसके लेवल्स भी चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ये कंपनी प्रॉफिट निकाल पा रही है। तो इसके एनुअल नेट प्रॉफिट चार्ट को देखें तो ये 2022 मार्च तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही थी और इस साल का जो रिजल्ट है इसमें एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है और ये 988 करोड़ पे अभी रुका हुआ है। तो क्या ये पिछले साल के रिजल्ट को बीट कर पाएगा? हम लोग एक एजम्पशन करेंगे। अभी देखिए, जैसे ये जो चार्ट है ये चार्ट है किसका? एनुअल नेट प्रॉफिट का। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो लास्ट क्वार्टर बाकी है वो किसका बाकी है? मार्च तक का, राइट, मार्च तक का बाकी है। तो हम लोग देखेंगे एक एवरेज की इसके मार्च में क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे इसके क्वार्टरली चार्ट में। देखिए ये इसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट का चार्ट है और इसके अगर रिजल्ट्स देखें तो 260, 286 ये इसका एक एवरेज है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग समझ के चले तो लगभग 260 या 70, तो 270 करोड़ के आसपास इसका क्वार्टरली रिजल्ट एक एवरेज में आएगा। ऐसा हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं। हो सकता है 100 भी आ जाए, हो सकता है 350 भी आ जाए। लेकिन अगर हम लोग मान के चलें कि इसमें अगर 270 या 260 ऐड हो जाए तो भी ये पिछले साल के प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ ज़्यादा ज़रूर होगा। 1250 या 60 करोड़ के आसपास ये होगा अगर इसका सेम मार्च तक का क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो पिछले टाइम के जैसे ही आता है। तो ये 1250 या 1260 करोड़ के आसपास आएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा, लेकिन उस स्पीड में नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 200-300 करोड़ ज़्यादा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर 200-300 करोड़ ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये 200-300 करोड़ ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर इसको पिछले फॉर्मेट में ही अपने पिछले एनुअल रिजल्ट को अगर बीट करना है तो इसका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है जो अभी आने वाला है उसमें लगभग 400-450 करोड़ का प्रॉफिट दिखाना होगा, तभी जाके ये जो है सेम इसी फॉर्मेट में ऊपर जा पाएगा, जो कि अभी तक तो इसमें नहीं दिखा। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और एक चीज़ हमने देख लिया न्यूज़ में कि इन्होंने एक्सपेंशन के ऊपर भी खर्चा किया है, तो वो खर्चा भी निकलेगा, है ना, तो वो भी एक्सपेंसेस में आएगा। तो लास्ट क्वार्टर में ये आना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। तो इसी रीज़न से मैं बोल रहा हूँ कि हमको इसमें थोड़ा सा वेट करना बनता है। किस चीज़ का वेट करना बनता है? तब तक का जब तक कि इसमें म्यूचुअल फंड या फिर फॉरेन इन्वेस्टर घुस ना जाए। जब वो लोग घुसेंगे तो वो लोग मार्केट का ट्रेंड पलटने की औकात रखते हैं और उस टाइम में आपको ये जो कैंडल्स इस तरह गिरते हुए दिख रहे हैं वो कुछ इस तरह से घूमते हुए दिखेंगे। ये जो हम लोग कैंडल्स देख रहे हैं ये मंथली चार्ट है, ठीक है, ये मंथली कैंडल्स है। ये एक एक कैंडल्स जो है ये मंथली कैंडल्स है। तो ये मंथली कैंडल्स भी आपको कुछ इस तरह से घूमते हुए दिखेंगे और प्लस इसका जो रिजल्ट होगा वो भी सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। अब देखिए, जब स्क्रीनर पे आके आप इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इंडिया में इसका जो मार्केट है वो सिर्फ 9% का है और बाहर में यूएस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 70% का रेवेन्यू आता है। और हमको पता है कि अभी के टाइम में यूएस, कनाडा की लंका लगी हुई है, तो उसका असर भी इस पे हो रहा है। बात करें इसके और फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप अच्छा है, बहुत अच्छा है, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का है। आरओसी, आरओई दोनों अच्छे हैं, 15 से ऊपर है। डेट इसके ऊपर कुछ नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 51% से ज़्यादा है, जिसमें से इन्होंने प्लेज कुछ नहीं किया हुआ है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही है अभी। फ्री कैश फ्लो भी इनके पास रखा हुआ है जिसको ये लोग अच्छा एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हर चीज़ मुझे अच्छी ही दिख रही है। इवन यहाँ पे अगर चेक करें तो इन्होंने अपना डेट भी कम किया है। डेट कम किया है का मतलब ये मत समझना कि मैंने बोला डेट नहीं है, डेट यहाँ पे है लेकिन बहुत ना के बराबर है। 19,500 करोड़ की कंपनी के लिए 4 करोड़ कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखते हैं 1 के आसपास, छोड़िए कुछ भी नहीं है, 0.0 दिखा रहा है, ठीक है। तो उसको जो ये 4.55 करोड़ का जो डेट दिखा रहा है, जो भी जहाँ से भी होगा ये, वो भी इन लोगों ने कम किया है। बात करें इसके वैल्यू की तो मीडियन इसका 45.9 है, यहाँ पर कुछ है, और जो इसका वैल्यू अभी चल रही है वो 20.4 है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है अभी। लेकिन जब इस बार इसमें कुछ इस तरह की रिकवरी जैसा कुछ साइन बनना शुरू होगा तब हम लोग इसमें अपने ऑप्शंस ढूंढना शुरू करेंगे। फार्मास्यूटिकल कंपैरिजन में अगर आप चेक करेंगे कंपनीज में तो देख सकते हैं डिविस लैब नंबर 1 पे, ल्यूपिन नंबर 2 पे और ग्लैंड फार्मा नंबर 3 पर है। अगर मार्केट वैल्यूएशन से आप चेक करेंगे तो मार्केट ने हिकाल को ज़्यादा वैल्यू दे रखी है, उसके बाद आमी ऑर्गेनिक्स को दे रखी है, उसके बाद डिविस लैब को,
और फिर बाकी कंपनीज़ को। ठीक है, तो ग्लैंड फार्मा को बहुत ज़्यादा वैल्यू मार्केट नहीं दे रहा है, और जैसे ही इसमें FII और DII का इन्वेस्टमेंट शुरू होगा फिर ये ऊपर जाने लगेगा। OPM देख सकते हैं, OPM में कोई खराबी नहीं है ना, ये लगभग बढ़ ही रहा है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था लेकिन फिर वापस अपने फॉर्म में आ गया और लगभग वहीं पे ये चल रहा है। बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ हमने देख लिया था कि डबल डिजिट में है। जो लास्ट के 12 महीने हैं उसमें -17% चल रहा है, तो लास्ट क्वार्टर इसको बहुत अच्छा दिखाना पड़ेगा। CAGR अभी नहीं आया है क्योंकि अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो रिजर्व्स इनके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बोरोविंग्स जो इनके ऊपर डेट है वो लगभग ना के बराबर है। पहले अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर डेट था, ठीक है, मार्च 15-14 के आसपास में इनके ऊपर डेट अच्छा खासा था। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो कुछ नहीं है ये भी, लेकिन था। फिर 17 में इन्होंने बहुत कम कर दिया उसे, जैसे ये धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, तो ये नेग्लिजिबल है, इसको इग्नोर करना है। फिक्स्ड एसेट आप चेक करेंगे तो फिक्स्ड एसेट इनके बढ़ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसे 3 आउट ऑफ 3 ईजिली मिल जाएगा। एक चीज़ आप देखेंगे तो ये जो अदर लाइबिलिटीज़ है, जो दूसरे तरह के इनके ऊपर कर्जे हैं, वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये सितंबर का डेटा है तो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी रिसेंट में क्या हुआ है पता नहीं, वो आने वाला होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये अदर लाइबिलिटीज़ है क्या? ये अदर लाइबिलिटीज़ मेनली है ये ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, अदर लाइबिलिटी आइटम्स तो इसमें डिटेल में नहीं पता चलेगा, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अभी कुछ नहीं है। तो ट्रेड पेएबल्स जो है यही यहाँ पे दिख रहा है कि बढ़ते जा रहा है ना। तो ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है गाइस, जो कंपनी कोई भी काम करने के लिए जो सामान लेती है या जो भी रॉ मटेरियल लेती है अपने लेंडर्स से, उसके लिए जो पैसे इनको देने होते हैं वो बाद में देती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रेड पेएबल्स, जो भी इनको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो वो जो पेमेंट करनी है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो ये एक तरह का डेट ही है, एक तरह का कर्जा है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोटर्स इसमें क्या कर रहे हैं? तो प्रमोटर्स हम लोग देखें तो लगभग ये लोग अपना स्टेक मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बहुत थोड़ा सा ही नेग्लिजिबल अमाउंट है जो कि इन्होंने कम किया है, तो वो किसी ने बेचा होगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसमें। FII को अगर देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें से बहुत हैवी अमाउंट में निकल चुके हैं, लेकिन उसका फ़ायदा म्यूचुअल फंड उठाता जा रहा है। देख रहे हैं क्या इन्होंने बैलेंस बना के रखा है, और पब्लिक ने वही किया है जो पब्लिक गिरते हुए मार्केट में करती है। इन्होंने अपना स्टेक कम किया है, जबकि करना उल्टा चाहिए, गिरे हुए मार्केट में अपना स्टेक बढ़ाना चाहिए। तो पब्लिक ने यहाँ पे कम कर दिया है। खैर कोई बात नहीं। अब चलिए आ जाते हैं इसके लेवल्स पे कि इसे कहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं या एवरेजिंग कर सकते हैं। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पास इसकी होल्डिंग ऑलरेडी होगी, ठीक है, और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने यहाँ कहीं पे बाइंग की होगी, ठीक है, जो कि यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। और अभी आप चाह रहे होंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पॉइंट पे एवरेजिंग हो, लेकिन आप पैनिक कर रहे होंगे अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो। और अगर पुराने इन्वेस्टर हैं तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ तक गिरेगा और इसमें कहाँ एवरेजिंग हमें करनी है। आप ही में से एक व्यूअर ने बोला था कि आपने 1500 के आसपास इसे बाई किया था, फिर वापस 1250 के आसपास इसे बाई किया। तो इतने पास में एवरेजिंग नहीं की जाती है गाइस। जब 1000 से ऊपर की बात होती है ना, तो एवरेजिंग हर 200-300 रुपये पे नहीं होती है, वो भी इस तरह के गिरते हुए स्टॉक पे। आप अपना पैसा बहुत लंबे टाइम तक फंसा दोगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़, इसके लेवल्स कहाँ पे बन रहे हैं। जो लोग बच गए हैं इसमें एवरेजिंग या फिर अननेसेसरी बाइंग ऊपर के लेवल पे करने के लिए, तो उन लोगों के लिए मैं लेवल्स बता रहा हूँ। इसका जो सिर्फ मार्च का जो मार्च में एक्सपायर हो जाएगा, उसका जो लेवल बन रहा था वो बन रहा था 1055 का, 1055 रुपये का, जिसे इसने अभी तक नहीं छुआ है। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं जनरली मार्च 15 तक ही या किसी भी महीने के 15 तारीख तक ही इस पहले लेवल को जेन्युइन मानता हूँ, और उसके बाद मैं इसको नल एंड वॉइड मानता हूँ। ये मेरा पर्सनल स्टाइल है। और बाकी के जो 2 लेवल्स होते हैं वो होते हैं मेरे ईयरली लेवल्स, ठीक है, पूरे साल के लेवल्स, जो कि पूरे साल एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस स्टॉक में मैं सिर्फ एक ही ईयरली लेवल दूंगा, वो होगा 845 के आसपास। इससे नीचे अगर ये गिरा तो मैं इसमें एवरेजिंग नहीं करूँगा। इससे नीचे मतलब थोड़ा बहुत 840 830 के आसपास गया तो ठीक है, उतना चलता है। एग्जैक्टली मैं तो कोई देवता नहीं हूँ जो मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता दूंगा, ठीक है, लेकिन इसके नीचे अगर ये गया तो मेरे लिए ये स्टॉक बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पर्सनली इस मार्च वाले लेवल को कंसिडर नहीं कर रहा, जो कि ये है ना 1055 का, मैं इसे कंसिडर नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे भी एवरेजिंग नहीं करूँगा अगर मुझे ऐसा कोई टर्न अराउंड नहीं दिखता। हाँ, लेकिन अप्रैल जब आएगा तब वहाँ पे एक नया लेवल बनेगा। हर महीने हर स्टॉक का एक नया लेवल बनता है, ठीक है, जो कि उस महीने के 15 तारीख तक ही मेरे लिए वैलिड रहता है। तो वो लेवल मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, जब भी अप्रैल आएगा तो मैं आपको वो सब बता दूंगा, ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए मेरे लिए ये वैलिड नहीं करता। दूसरा 845 मेरे लिए वैलिड करता है। अगर मार्केट में कुछ बहुत बुरा होता है और मार्केट इस स्टॉक को सडनली 845 तक ले आता है, तो मैं यहाँ 845 के नीचे ही कहीं पे इसमें थोड़ी बहुत एवरेजिंग करूँगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, ख़राब नहीं है, है ना। कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है, मतलब कंपनी के पास पैसा भी है, कंपनी आगे ग्रो करेगी।
तो गाइज़ अब इससे ज़्यादा डिटेल में मैं ग्लैंड फार्मा के बारे में नहीं बता पाऊँगा। अगर फिर भी मेरे से कुछ मिस हो गया है या लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्टॉक पे भी रिव्यू बनाऊँ, तो उस स्टॉक का नाम भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।